हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड आई वेलकम यू इन पार्ट 2 ऑफ क्लास हिस्ट्री। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था हिस्ट्री का। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की और उसको समझने की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम हिस्ट्री को बहुत वास्ट है तो उसको इजी स्टडी करने के लिए हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। कर दिया था हमने पिछली क्लास में ही। तो हम आगे हमने देखा था कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो भी अपने आप में बहुत ही वास्ट होती है ना। आज से 3 लाख साल पहले से लेकर और लगभग दिल्ली सल्तनत तक, यानी कि 700 एडी के आसपास तक एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड को हम नोट करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि आज से 3 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था, या इंसान ह्यूमन बीइंग जो उसमें उस टाइम पीरियड में रहता था वो क्या करता था। वो मेनली क्या होते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, अपना फूड गैदर करते थे या हंटिंग करते थे। और आदिवासी होते थे, घर वगैरह कुछ नहीं होते थे, ठीक है। इसके अलावा उनके बारे में हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज तक की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले की थोड़ी सी ही जानकारी थी जो हमने एक ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो इससे हमें ये पॉइंट अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें पता चलता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हमें हमें 12,000 साल का इतिहास तो पता है लेकिन उससे पहले का ज़्यादा इतिहास नहीं पता, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में ही हमारा आज का टॉपिक है। सेकंड क्लास में आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उनको जनरली क्या कहा जाता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन उनको बोला जाता है। तो रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम हिस्ट्री को रिट्रेस कर सके। एक तरह से रिट्रेस का मतलब ये होता है कि उनसे अब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें मिलती है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उनसे भी हमें 100% फैक्ट नहीं पता चलता कि 100% हम ये नहीं बता सकते कि पक्का भाई लिख के नहीं दे सकते कि हाँ उस टाइम यही होता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अनुमान के आधार पर, डेरिवेशंस के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं और लिख देते हैं कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा, ठीक है। तो होता होगा के बेस पर हमने अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ओके। तो लेकिन बात यह है कि जो एविडेंसेस हैं वो 12,000 साल पहले तक के हमें, उससे पहले से लेकर 3 लाख साल पहले तक के हमें मिलते ही नहीं हैं। इसलिए हमें उनके बारे में जो थोड़ा बहुत है सिर्फ वही पता है, और उसके बाद के बारे में हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी कुछ पता है, ठीक है। तो अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो मेन टॉपिक का नाम है कि रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, या एविडेंसेस क्या क्या है। इसमें काफ़ी सारे एविडेंसेस आते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये 2 वर्ड से टूटकर बना है। मेन्यू अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। मेन्यू क्या है, मेन्यू एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आपको पता ना क्या होता है। क्या होता है कि 2 चीजें होती है, एक होती है लैंग्वेज और एक होती है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क क्या है, लैंग्वेज होती है जो हम भाषा बोलते हैं, मतलब 2 इंसान या 10 इंसान, जितने भी इंसान कम्युनिकेशन के लिए जो एक मीडियम है जिसका यूज किया जाता है उसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम बोलते हैं उनको लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन उसी लैंग्वेज को जो हम बोल रहे हैं अगर हमें उसको रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना है या लिखना है, तो उस लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में लिखने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स चाहिए होता है, कुछ डिस्क्राइब्ड रूल चाहिए होते हैं जिसके माध्यम से लगा लो, जिसके मीडियम से लगा लो कि हम उस लैंग्वेज को लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को और रूल्स को स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एविडेंस क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट एक टाइप की बुक्स ही हैं, बुक्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, पेपर्स हो गए। लेकिन उनका एक खास फीचर्स है, खास फीचर है जो जिसकी वजह से हम उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, वो है कि हैंड रिटन, यानी कि वो बुक्स जो हाथ से लिखी हुई होती है, खुद किसी पर्सन ने जिनको हाथ से लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हें ही हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप ये सुनकर, ये समझकर अपने हाथ से अपने लिए नोट्स बनाते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए खुद से नोट्स बनाते हैं, तो उनको आपने अपने हाथ से लिखा,
तो उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, आप उसको एज अ सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर्स में या अपने लैपटॉप्स में, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप उसको सेव करते हैं, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं या फोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो वो प्रिंटेड हो गई ना, प्रिंट हो गया, ठीक है। प्रिंटेड को हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बोलते, वो प्रिंटेड बुक्स है। क्या होता है कि हम कितने हजार साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तो प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी जिससे कि प्रिंट किया जा सके, या फोटोकॉपी वाली मशीन भी नहीं होती थी, ये सब चीजें होती नहीं थी, ठीक है ना। तो इस वजह से लोग क्या है कि हाथ से ही लिखा करते थे। तो इसीलिए उस टाइम की बुक्स को हम जो हाथ से लिखी हुई है उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का। अब मैन्युस्क्रिप्ट को लिखता कौन कौन था? नहीं, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी किस पे जाती थी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत बाद में आई है ना। प्रिंटिंग प्रेस बहुत बाद में आई है, तो यानी कि प्रिंटिंग बहुत बाद में शुरू हुई है। लेकिन लिखने के लिए आज हम पेन से लिख लेते हैं, लेकिन लिखते किस पे है? पेज पे लिखते हैं ना। अब उस पेज को बनाने के लिए भी तो मशीनरी चाहिए। मशीन से जब ट्री को प्रोसेस किया जाता है उसके बाद ही तो पेज बनता है। अब उस टाइम तो मशीन भी नहीं होती थी, तो उस टाइम पे लोग लिखते किसके ऊपर थे? ये तो हमें पता है कि मोर का पंख लेते थे, उसको इंक में डीप करते थे और उससे लिखते थे, है ना। पेन की जगह तो वो यूज होता था। लेकिन लिखते किस चीज के ऊपर थे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेज उस टाइम पे होते नहीं थे। तो मेनली दो चीजों का यूज किया जाता था उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, या हम कह सकते हैं कि बुक्स वगैरह लिखने के लिए, किसी ने डॉक्यूमेंट्स बनाने, उन सब के लिए, रिकॉर्ड रखना है कुछ, उसके लिए दो टाइप की चीजों का यूज किया जाता था लिखने के लिए। वो क्या था? एक तो पाम का पेड़ होता है, पाम का ट्री होता है, उसके लीफ के ऊपर लिखा जाता था। दूसरा, हिमालयन रीजन में एक और ट्री ग्रो करता है जिसको बोला जाता है बर्च, ठीक है। हिमालयन रीजन में एक और ट्री ग्रो करता है जिसको बर्च बोला जाता है। अब बर्च की बार्क को उतारा जाता था। बार्क क्या होती है? बार्क को हिंदी में बोलते हैं छाल। यानी कि जो ट्री है उसका जो स्टेम होता है, उसका जो तना होता है, उसको काट कर, बिल्कुल पतला पतला उसको काट कर, उसकी छाल को एज अ पेज यूज किया जाता था, और उसको उसके ऊपर नेचुरलाइज तरीके से उसको किसी तरह से प्रोसेस करके और उसके ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट की खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो हैंड रिटन बुक्स होती थी। दूसरी बात है कि वो किसके ऊपर लिखी जाती थी? वो जनरली पाम लीव्स के ऊपर या बार्क ऑफ द ट्री, जिसके उस ट्री का नाम क्या है? बर्च, जो हिमालयन रीजन में ग्रो हुआ करता था उस टाइम पे जनरली, ठीक है। तो उसके ऊपर वो लिखी जाती थी। अब ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखता कौन होगा? जैसे आज के टाइम में होता है ना, राइटर हो गए, पोइट हो गए, किसी ने कुछ लिखने का मन है, किसी को कुछ लिखने का शौक है, तो वो अपनी चीजों को लिखते हैं। कुछ लोग कहानियां लिखते हैं, कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, डेली लाइफ का बायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो आम लोग लिखेंगे और उससे हमें पता क्या चलेगा? जैसे कि आज कोई इंसान अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, अगर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे तो उससे हमें पता क्या चलेगा कि आज के टाइम में एक क्रिकेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसको लोग पढ़ रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, है ना। और अगर वो अपनी जीवन की पूरी घटनाओं को उस ऑटोबायोग्राफी में लिखता है तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि आज के टाइम में क्या क्या चीजों का यूज हो रहा है। मतलब क्रिकेट एज अ गेम खेला जा रहा है, ठीक है। लोग सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाती है ना कि आज के टाइम में ये सब कुछ चल रहा होगा। मैन्युस्क्रिप्ट से ऐसे पता चलता है। दूसरा, मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखता था? जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे? जैसे कि उन्होंने कोई बैटल विन की, या उन्होंने अपने उनके शासन काल में, उनके टाइम पीरियड में उन्होंने किस प्रकार की नीतियां चलाई हुई है, कौन कौन से ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन्होंने क्या महान काम किए हैं, है ना, जिनको वो ये चाहते हैं कि आने वाली और जनरेशन आगे की वो भी पढ़ती रहे। तो वो क्या करते थे? स्पेशल हायर करते थे राइटर्स को, ताकि उनके बारे में लिखा जा सके, उनकी बायोग्राफी लिख सके वो राइटर्स, है ना, उनके शासनकाल में क्या हो रहा है उसको लिख सके, वो कैसी कैसी नीतियां चला रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी है, वो उसको लिखवाते भी थे। तो हमें वो वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट में आम लोग भी लिखते थे और राजा महाराजा जो होते थे वो भी लिखवाते थे। तो सबसे पहला एविडेंस क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट, जिससे हमें पता चल जाता था कि उस टाइम पीरियड में क्या कुछ चल रहा है। सेकंड एविडेंस क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में कोई खास अंतर नहीं है। इंस्क्रिप्शन भी वही है कि राइटिंग,
मतलब किसी ने कुछ लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ रहे हैं और उससे अनुमान लगा रहे हैं कि उस टाइम में क्या होता होगा। इंस्क्रिप्शन भी वही है। तो इंस्क्रिप्शन और राइटिंग में फर्क, इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो जनरली सॉफ्ट चीजों पर लिखी जाती थी, जैसे कि पाम लीफ के ऊपर लिख रहे हैं या बार्क ऑफ द ट्री के ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या किया जाता था कि उसको हार्ड सरफेसेस पर इंस्क्राइब किया जाता था, करवाया जाता था। अब इंस्क्राइब का मतलब होता है गुदवाना, ठीक है। हार्ड सरफेसेस यानी कि दीवारों के ऊपर कोई चट्टानें होती थी उस टाइम में, जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है, उनके ऊपर गुदवाया जाता था। जैसे कि हम अगर कहीं जाते हैं, आपने अगर कहीं ट्रैवल करते हो हाईवे वगैरह पर, आप माइलस्टोन पढ़ते हो ना, बीच में पत्थर लगे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है। आज के टाइम में तो सिर्फ लिखा होता है, पेंट किया होता है, लेकिन पहले के टाइम में क्या किया जाता था, उनके अंदर गुदवा कर लिखवाया जाता था, पत्थर के अंदर इंस्क्राइब करवा कर लिखवाया जाता था, ताकि वो कभी भी मिट ना सके, वो टाइम टू टाइम बहुत लंबे पीरियड तक वो चलता रहे और उसके ऊपर बना रहे, ठीक है, वो इंस्क्राइब करवाया जाता था। और मेटल के ऊपर, जैसे कि एक टाइम आया था बीच में, मेडिवल टाइम में एक टाइम आया था, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में, जब कॉपर की प्लेट्स, कॉपर एक मेटल है ना, उसकी प्लेट्स के ऊपर लिखकर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। किसी को कुछ दान देना है, कुछ रिकॉर्ड रखना है कि किसके पास कितनी जमीन है, क्या है, वो कॉपर की प्लेट पर वो काम किया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन क्या होती थी कि हार्ड सरफेस के ऊपर जब हम कुछ लिखवाते हैं या गुड़वाते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट चीजों के ऊपर कुछ लिख रहे हैं उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। और अब यहीं से हमें दूसरा डिफरेंस अपने आप ही देखने को मिल जाता है। वो क्या है? अगर ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ गुदवा रहे हैं, कुछ इंस्क्राइब करवा रहे हैं, तो उसमें मेहनत कितनी है। उसके हार्ड सरफेस के ऊपर पूरी की पूरी बुक तो नहीं लिखी जा सकती ना, या बहुत बड़ी कहानियां नहीं लिखी जा सकती, या पोइट्री नहीं लिखी जा सकती। और ऑब्वियस सी बात है, कोई राइटर है, कोई पोइट है या आम इंसान है, अगर उसको कुछ लिखना है वो तो बुक के ऊपर ही लिख लेगा। बुक के ऊपर मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट ही लिख लेगा वो तो। उसको क्या जरूरत है कि हार्ड सरफेस के ऊपर इतनी मेहनत करे, उसके ऊपर कुछ गड़वाए, है ना, उसको तो इतनी जरूरत नहीं है। तो इंस्क्रिप्शंस कौन बनवाता था, यानी कि इंस्क्रिप्शंस किसके द्वारा बनवाई जाती थी? इंस्क्रिप्शंस नॉर्मली जो राजा महाराजा होते थे, जैसे कि उनको क्या करना है कि कहीं पे लिखवाना है कि ये एरिया हमारे अंडर आता है, तो उस एरिया के बाहर एक बड़ा पत्थर लगाया, एक चट्टान लगाई और उसके ऊपर लिखवा दिया। या उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल है, किसी राजा के खिलाफ वो विन किया है, उसको उनको अपनी मतलब पूरे अपने जो उनका एरा होता था ना, पूरा अपना उनका रूल करने का जो प्लेस होता था जिसके ऊपर वो रूल कर रहे हैं, जितने एरिया के ऊपर वो रूल कर रहे हैं, उनको हर एक इंसान के पास, हर एक आम जनता के पास अपनी वो दिखानी है कि भाई हम कितने पावरफुल हैं, हमने ये युद्ध जीता है, तो उसको उसके ऊपर लिखवा देते थे, ठीक है। अब मेन बात यह कि सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें जिस राजा के टाइम में मिलती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अशोका द ग्रेट, है ना, अशोका एक राजा था। उसके टाइम में हमें लगभग 72-73 के आसपास इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं ऑल ओवर इंडिया में। हाँ जी। तो यानी कि अशोका जो ग्रेट राजा हुआ था, उसके टाइम पे हमें सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। अशोका का रूल क्या था कि लगभग उसने पूरा इंडिया का, जो हम आज मैप देखते हैं ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक लगभग पूरे इंडिया में उसने रूल किया हुआ था। पूरे इंडिया तक उसका जो शासन है वो फैला हुआ था, ठीक है, उसने उसको कवर किया हुआ था। तो इतने सारे लोगों तक वो एक सेंट्रल पॉइंट पे बैठा है, जो पूरे इंडिया की उस टाइम राजधानी होगी, जो उसने अपनी बना रखी होगी, वो वहां पे बैठा है। तो अगर उसने कोई ऑर्डर जारी करना है, उसने कोई छोटे छोटे ऑर्डर पास करने हैं, कोई नीति बनानी है नई, और वो ऑल ओवर इंडिया में पहुंचानी है, तो वो क्या करता था, उसके लिए अशोका ने सबसे इंपॉर्टेंट जो जरिया अपनाया हुआ था वो थी इंस्क्रिप्शंस। उसके टाइम में हमें ऑल ओवर इंडिया में इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन उसी के टाइम में देखने को मिलती है, जिसके जरिए वो अपने ऑर्डर्स को, अपनी नीति निदेशक तत्वों को जो है लिखवा कर आम जनता तक पहुंचाया करता था, ठीक है। ये हो गया इंस्क्रिप्शन। अब थर्ड चीज जो है जिससे हमें देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉइन्स, सील्स। क्या है कि बहुत सारी ऐसी टाइम पीरियड है, जैसे कि आपने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हमें पता कैसे चला? जब खुदाई हुई, है ना, एक एरिया था, वहां की खुदाई की किसी ने, और खुदाई की और खुदाई की, तो पूरा का पूरा शहर एक निकल के आया उस जगह पे। तो उससे उन चीजों को ऑब्जर्व किया गया, उन चीजों को क्या, जब हम खुदाई खुदाई करते हैं तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले
कॉइन्स मिलते हैं। क्योंकि हमें पता ही है, सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएं तो बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन उसके बाद कॉइन्स प्रचलन में आ गए थे। और कॉइन्स क्या होते थे उस टाइम? मेटल के होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रोंज के, ऐसी मेटल्स जो सालों सालों तक, हजारों सालों तक जमीन के अंदर खुदी भी रहे, पड़ी भी रहे, और उसको हम बाद में खोद कर निकाल लें तो वो खराब ना हो, डिके ना हुई हो, और हमें एज इट इज फॉर्म में मिल जाए। तो हमें बहुत अलग अलग टाइम पीरियड के ऐसे खुदाई करने से कॉइन्स मिलते हैं। अब कॉइन से हमें हिस्ट्री का कैसे पता चलता है ना? ये भी सोचने की बात है। कॉइन से हमें हिस्ट्री का कैसे पता चलता है? जैसे कि आज हम देखते हैं कि कॉइन, हमारे जो कॉइन्स है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5-10 रुपी कॉइन, उनके ऊपर एक तो नंबर लिखा होता है, एक कुछ ना कुछ कोई आकृति बनी होती है ना, कोई पिक्चर बनी होती है। तो उस टाइम में भी कॉइन्स पे क्या होता था, मान लो कि उस टाइम में कोई इंपॉर्टेंट ट्री है जो उस टाइम पीरियड के उस टाइम के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वो पूजा करते थे। ऐसे ही कोई जानवर है ना, कोई एनिमल है, या कोई देवता है जिसको वो बहुत ज्यादा मानते थे, तो उनको, उनकी आकृतियों को, उनकी पिक्चर्स को कॉइन्स के ऊपर इंस्क्राइब करवा दिया जाता था। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, जब हम उन कॉइन्स को देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा, उस टाइम में ये पर्टिकुलर एनिमल बहुत ही, उसको पूजा जाता था, उसको माना जाता था, इस पेड़ को माना जाता था, या इस देवी देवता को माना जाता था। इनफैक्ट कुछ बाद में ऐसे राजा हुए थे जो अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि हम भगवान हैं, प्रजा के लिए हम भगवान की तरह हैं, ठीक है, और वो चाहते थे कि प्रजा हमें पूजे। तो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी खुद की पिक्चर को कॉइन्स के ऊपर लगाया हुआ है। अब जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं तो एक राजा थे समुद्रगुप्त, उनके टाइम पीरियड में हमें ऐसे कॉइन मिलते हैं जिसमें राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है कॉइन के ऊपर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो वो राजा था उसको वीणा बजानी आती थी, यानी कि उसका म्यूजिक में शौक था। अब अगर उसका म्यूजिक में शौक था तो ये भी हो सकता है कि उसके टाइम में जो ये आर्ट है, म्यूजिक एक जो आर्ट है, गीत संगीत, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ होगा, क्योंकि उसको शौक है तो वो उसको एनकरेज भी तो करेगा ना उन आर्टिस्ट को जो गाने बजाने से रिलेटेड है। तो यानी कि उस टाइम में आर्ट और कल्चर जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ होगा। इस तरह से जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ये एविडेंसेस होते हैं जो हमें मिलते हैं, और इनको ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं कि हिस्ट्री जो है ऐसी हुई होगी, और उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फैक्ट कुछ भी नहीं है। फैक्ट हमें 100% क्या सच है क्या सच नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन अनुमान के आधार पर हम ये लिखते हैं, ये मानते हैं और वही पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी को सच मानकर चलते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अब जैसे कॉइन्स मिलता है, ऐसे ही सील्स मिलती है। अब सील्स जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? सील्स मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, जो बहुत ज्यादा सील्स मिलती हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मिलती है। अब सील से हमें क्या पता चलता है? सील जनरली क्या काम करती है, मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी ने सामान को लेके जाना है, अनाज लेके जाना है, सोना लेके जाना है, या कुछ और चीज एक जगह से दूसरे राज्य के अंदर या दूसरे देश के अंदर बेचने के लिए या खरीदने के लिए लेके जानी है। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाएगा, तो ऐसे हो सकता है ना बीच में लुटेरे लूट लें या कुछ कर ले, क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाए, कि एक पर्सन ने, जिस व्यापारी ने एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर ऑर्डर पहुंचाया है, वो एज इट इज जो उसने पहुंचाना था वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ये चीज इंश्योर करने के लिए सील्स बनाई जाती थी, कि सामान एक बोरी में या किसी चीज के अंदर डाला और उसको पैक करके उसके ऊपर सील लगा दी, कि उससे ये पता चल जाता था कि उसी पर्सन का सामान है और उसी इंसान का सामान है और इतनी क्वांटिटी है, मतलब उसके ऊपर, सील के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती थी। ठीक है, अब हमें ये मिलती है। इनसे हमें ये पता चल जाता है कि जिस टाइम पीरियड में हमें सील्स मिलती है, यानी कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था, ट्रेड बहुत अच्छा था, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर कंट्री ट्रेड हो, ठीक है, या इंट्रा कंट्री ट्रेड हो, कि मतलब वो बहुत अच्छे से चल रहा था उस टाइम पे भी। जैसे आज होता है ना, ग्लोबलाइजेशन है, आज इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो वैसे ही उस टाइम पर भी ट्रेड होता था। ठीक है, सील से मिल जाता है। तीसरी चीज आती है स्कल्पचर्स। अब स्कल्पचर्स क्या होते हैं? स्कल्पचर्स को हिंदी में बोला जाता है शिलालेख, यानी कि मूर्तियां बनवाना। मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं, जैसे कि एक स्टोन है या एक चट्टान है, उसको ही तराश कर उसकी एक मूर्ति बनाना, उन मूर्तियों को स्कल्पचर बोला जाता है। ये भी हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां भगवान की, देवताओं की, बुद्ध के स्टैचूज जो मंदिरों में रखे जाते थे, उसके अलावा पशु की, पक्षियों की मिलती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको सबसे लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट क्या, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूं, जो इंडिया का एम्बलम है ना, जिसमें
तीन शेर होते हैं जो अलग अलग साइड मुंह करके खड़े होते हैं, वो भी एक स्कल्पचर है जो अशोका ने ही बनवाया था। ठीक है ना, वो भी एक स्कल्पचर है जो अशोका ने बनवाया था और हमने उस सिंबल को स्कल्पचर से अडॉप्ट करके इंडिया का एम्बलम बनाया। तो ऐसे ही स्कल्पचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जिनसे हमें पता चलता है। उसके अलावा में क्या मिलता है, उसके अलावा में बिल्डिंग के रिमेन्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा शहर जब हमने खुदाई करी तो हमें पूरे के पूरे शहर मिले हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, है ना, लोथाल हो गया, पूरे के पूरे शहर हमें देखने को मिलते हैं। अब उन शहर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है, घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम अगर उस घर को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाएगा उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। 2 BHK होते थे, 3 BHK होते थे, बाथरूम्स कैसे होते थे, उनका किचन कैसा होता था, वो रहते कैसे थे, दरवाजे होते थे या नहीं होते थे, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी अगर हम पूरे के पूरे बिल्डिंग रिमेन्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये चीज है। और उसके अलावा क्या मिलता है, अगली चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस में, वो है फॉरेन अकाउंट्स। अब फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं, अब क्या है, जैसे आप लोग जाते हो ना टूरिस्ट बन के कहीं घूमने चले गए, मान लो हम यहाँ से शिमला घूमने चले गए, है ना, हिमालयन एरियाज में हम घूमने चले गए, फिर हम वहां से वापस आए, तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एफबी पे पोस्ट डालते हैं, फोटोज लाइव डालते हैं। अब उस टाइम पे कैमरा तो होता नहीं था तो कोई फोटोज तो डाल नहीं सकता था, फिर हम क्या करते हैं कि लिखकर अपने दोस्तों को बताते हैं, फैमिली को, रिलेटिव्स को बताते हैं कि हमने वहां पर ये देखा, वहां पर ऐसे था, वहां की लाइफ ऐसी थी, लोग ऐसे रहते थे, वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है, हमें ये अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, सारी चीजें हम बताते हैं ना। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि फॉरेन कंट्री से जो है टूरिस्ट जो है इंडिया में आते थे, राजा महाराजा के टाइम पे उनके कोर्ट में आते थे, राजा महाराजा उनको रिसीव करते थे, उनको उनकी मेहमान नवाजी करते थे, उनको अपने पास रखते थे। अब वो फॉरेनर्स कुछ टाइम यहाँ पर रहते थे, घूमते थे, यहाँ का माहौल, यहाँ का एरिया, सब चीजें देखते थे और यहाँ से फिर चले जाते थे। अब उन्होंने क्या किया हुआ, जाकर वहां पर बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने वहां पर किताबें लिखी हुई हैं। अब किताबों में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हम जब इंडिया में घूमने गए तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, राजा महाराजा कैसे रहते हैं वहां पर, आम जनता कैसे रहती है ना, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, उनकी सोशल लाइफ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का ट्रेड कैसा है। बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया और उसके बारे में बुक लिखी है। उन्हीं किताबों को जो उन्होंने लिखा है उन्हीं को फॉरेन अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं को फॉरेन अकाउंट्स कहा जाता है और उनसे हमें इतना कुछ मिलता है, इतना ज्यादा कुछ मिलता है जितना कि हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में इंडिया के किसी पर्सन ने उस टाइम पीरियड के बारे में ना लिखा हो, लेकिन किसी फॉरेनर ने लिखा हो, तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा ना, ये पता करने का कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हिस्ट्री में क्या होता होगा। तो ये भी हो गया। तो अब तक के हमारे पास कितने रिसोर्सेज हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स, सील्स, स्कल्पचर्स। अच्छा, उसके अलावा जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ और चीजें मिलती हैं। वो क्या होता है, जब हम खुदाई करते हैं तो उस टाइम पे लोग जैसे कि जो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन जो यूज करते थे, है ना, पोट्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के जिसमें वो ग्रेन को, अपनी खाने को स्टोर करके रखा करते थे, वो भी मिलते हैं। उसके अलावा जो वो ज्वेलरी का यूज करते थे, वो ज्वेलरी कौन से मटेरियल की बनी मिलती है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस टाइम पीरियड में ये वाली मेटल जो थी वो चलती थी या इसका वाइड यूज होता था। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाती हैं, ये चीजें भी मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा हो गए फॉरेन अकाउंट्स हो गए, बिल्डिंग रिमेन्स हो गए, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिनसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इससे इससे हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पता चलती है। अब हर कोई तो ऑब्जर्व नहीं करता ना, मैं या आप लोग जाके, हमने तो कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। तो जो लोग इनको ऑब्जर्व करते हैं, ओल्ड थिंग्स जो हमें मिलती हैं, खुदाई से जो हमें मिलती हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जो मिलते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ओल्ड थिंग्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ओल्ड थिंग्स की स्टडी को आर्कियोलॉजी बोला जाता है। इसी तरह से अच्छा, जो हमें कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता है नुमिस्मेटिक्स। क्या बोला जाता है, कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता है नुमिस्मेटिक्स। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। और अगर हम बहुत ओल्ड इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करें, ओल्ड इंस्क्रिप्शन यानी कि 12,000 साल से भी पहले की इंस्क्रिप्शन। अब मैंने तो आपको कहा था कि उस टाइम पे तो हमें ये एविडेंसेस मिलते ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता, राइटिंग फॉर्म में कुछ नहीं मिलता कि कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कोई इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं मिलता।
हमें उस टाइम में क्या मिलता है कि जब लोग गुफाओं वगैरह में रहते थे ना, घर तो होते नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, तो हमें गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती हैं। अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, भीमबेटका की गुफाएं हैं जिनके अंदर हमें पेंटिंग्स पेंटिंग्स मिलती है, पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ बना हुआ मिलता है, साइन लैंग्वेज बनी हुई मिलती है। साइन लैंग्वेज यानी कि जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना कुछ लिखने की बजाय स्माइली का यूज करके, तो उस टाइम में भी वो लैंग्वेज यूज होती थी। जो लोग आज, जो लैंग्वेज आप लोग आज यूज करते हो, वो लैंग्वेज इतने हजारों सालों पहले भी यूज होती थी। उनकी हमें पिक्चर्स बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। जो इतनी ओल्ड राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, उस स्टडी को बोला जाता है पैलियोग्राफी। जो उसके बाद की राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन की इन जनरल स्टडी को एपिग्राफी, लेकिन जो बहुत ओल्ड इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है पैलियोग्राफी, ठीक है। उसके अलावा क्या है जी, अच्छा जो अब ये है कि जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, अब जरूरी तो नहीं है, जैसे आज हम हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं आज हम बोलते हैं, जरूरी तो नहीं है कि उस टाइम में भी वही भाषाएं बोलते होंगे। सेम भाषा तो नहीं बोल सकते ना हर टाइम में। पहले हमें पता है कि संस्कृत होती थी, प्राकृत होती थी, और स्क्रिप्ट भी अलग होती थी। आज हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट कौन सी है? हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी भाषा की। तो उस टाइम में जो संस्कृत, प्राकृत बोलते थे उनकी स्क्रिप्ट क्या होती थी? और बहुत सारी उर्दू भी बोली जाती थी, पर्शियन भी बोली जाती थी, और अगर हम और पीछे चले जाएं तो हमें पता भी नहीं है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सील्स के ऊपर, कॉइन्स उस टाइम पे हमें नहीं मिलते, सील्स मिलती हैं, सील्स के ऊपर बहुत कुछ इंस्क्राइब हुआ मिलता है। लेकिन और जो भी कुछ लिखे हुए नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, नोट पैड बने हुए मिलते हैं। एक रीजन है ढोलावीरा, उसके अंदर हमें एक नोट पैड मिलता है जिसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया होता था, मिट्टी का नोट पैड, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता था और उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया जाता था, स्लेट की तरह जैसे होता है ना, उसके ऊपर इंस्क्राइब किया होता था कुछ। अब उसमें उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है और कौन सी स्क्रिप्ट यूज की हुई है, वो आज तक डिकोड नहीं हो पाई है। वो चीज आज तक डिकोड ही नहीं हो पाई है, ठीक है। तो हमें उन लैंग्वेज, अब क्या होता है कि उन लैंग्वेज को और इन स्क्रिप्ट को डिकोड करना भी एक इंपॉर्टेंट काम है ना। इस प्रोसेस को, कि उन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के प्रोसेस को डिकोड करने के प्रोसेस को बोला जाता है डेसिफरमेंट। क्या बोला जाता है? डेसिफरमेंट, ठीक है। बहुत सारी हमने डिकोड कर भी ली हैं जिसके बेस पे हमने लिखा हुआ है सब कुछ, और बहुत सारी नहीं भी की हैं। हो सकता है कि बहुत सारी जो हमने नहीं की हैं, जब वो डिकोड हो तो आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक नहीं होती तब तक जो है हम उसी को सच मानकर चलते हैं, ठीक है। एक ये चीज है। अच्छा, इसके अलावा ये सब कुछ सारे एविडेंसेस में और रिसोर्सेज में आपके आ गए। अच्छा, इनसे एक चीज और है कि जो हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, उसका एक बैकड्रॉप है। मैन्यूस्क्रिप्ट हमने पढ़ी ना, एक एविडेंस है, बाकी सारे जो एविडेंस है उनको तो हमने एज इट इज स्टडी करा और अनुमान लगाया और हिस्ट्री लिख दी। लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका एक बैकड्रॉप ये है कि हाथ से लिखी हुई होती थी। बहुत सारी तो ऐसा है कि वो इंसेक्ट्स ने खा ली या डीके हो गई हैं, ठीक है, जिससे कि हमें मान लो कोई पूरी बुक है, आधी तो मिल गई लेकिन आधी नहीं मिली। अब इसका मतलब कि हमें उस टाइम की आधी ही नॉलेज मिली, पूरी नहीं मिली। एक तो ये है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं या कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई है जिनका हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं पता, जिनको हम पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो हमने उस टाइम की आधी जितनी भी हम डिकोड कर पाए हैं उस बेसिस पर हमने अनुमान लगाया हुआ है। बाकी बेसिस पर हो सकता है कि हमारा, अगर जब बाकी बेसिस सॉल्व हो, जो आधी जो हमने डिकोड नहीं की है, जब वो डिकोड हो जाए तो जितना हमने अनुमान लगाया है वो भी चेंज हो जाए, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट का ये बैकड्रॉप है कि हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, आधी नॉलेज मिलती है। बाकी सबसे हमने जो अनुमान लगाया है वो हम मान सकते हैं कि लगभग सही ही होगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे एविडेंसेस से, ठीक है, ये हमारे एविडेंसेस पूरे हो गए। अब दो तीन क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनको हम, जो पेपर में पूछे जाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड। मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड ऐसे है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट तो वैसे वैदिक टाइम में ऋग्वेदा को माना जाता है, लेकिन उससे भी पहले एक बुक लिखी हुई है। हम मानते हैं कि मनु एक पर्सन था जिसको आदि मानव बोला जाता है। आदि मानव का मतलब कि सबसे फर्स्ट मनुष्य जो था, उसने क्या ज्ञान दिया, क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिए, क्या कुछ दिया,
उसको एक बुक में लिखा हुआ है जिसको मनुस्मृति बोला जाता है। अब मनुस्मृति को इंग्लिश में बाद में बहुत लेटर टाइम पीरियड में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और मनुस्मृति को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ट्रांसलेट करने के बाद जो बुक बनी उस बुक का नाम पूछा जाता है पेपर में, उस बुक का नाम नोट कर लीजिए, वो है अ कोड ऑफ जेंटो लॉज, राइट। अब इसी तरह से आपने एक फेमस पोइट है हमारे इंडिया का जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो है कालिदास। उन्होंने एक बहुत फेमस प्ले लिखा हुआ है जो है अभिजन शकुंतलम। अब अभिजन शकुंतलम को भी बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अब ये चीज और देख लो कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे इंडिया में कब आई, ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई ना। तो हाँ, कुछ ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने जो हमारी इंपॉर्टेंट इंडिया की पुरानी बुक्स थी जिनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको पढ़ा और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि ताकि इंग्लैंड में भी जाकर लोग उन सबको पढ़ सके, ठीक है। तो अभिजन शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट, नाम सेम ही था इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद भी, लेकिन जिस पर्सन ने किया उनका नाम था सर विलियम जॉन्स, राइट। और तीसरा था भागवत गीता। भागवत गीता एक बहुत ही होली बुक है ना हमारे इंडिया की, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सर विल्किंस ने इन 1785, ठीक है। तो ये आज के हमारे सारा टॉपिक था जिसमें हमने पूरा रिसोर्सेज या एविडेंस क्या क्या होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या है कि हमने पढ़ा ना कि पहले हाथ से किताबें लिखी जाती थी क्योंकि प्रिंटिंग करने की कोई मशीनरी नहीं थी। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस जो सबसे पहली आई थी वो कहां पर आई थी, किसी यूरोपियन कंट्री में आई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ कौन सी यूरोपियन कंट्री में आई थी, कौन से ईयर में आई थी और उस प्रेस का नाम क्या था, ठीक है। तीनों चीजें आपने बतानी है, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में, राइट। सो थैंक यू फॉर द टुडे।